हमारे यहीं से लेते हैं जहां पर हम बैठे हैं, बादली में SEZ शुरू किया। एक व्यापारी को सस्ते भाव में योजना बना करके जमीन दे दी, रिहेबिलिटेशन की योजना बनाई नहीं। और रिहेबिलिटेशन के बिना पूरे जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को पढ़ लो, जो वर्ल्ड बैंक भी बार बार UNO भी कहता है कि रिहेबिलिटेशन के बिना, जिसको पुनर्वास हिंदी में कहते हैं, किसानों को नहीं उजाड़ना चाहिए। लेकिन मेरे भाई भूपेंद्र हुड्डा जी ने सबसे पहले बादली में उजाड़ा। आज उस पर जमीन के कई घोटाले के केस चल रहे हैं, लेकिन उसने किसानों की सेवा नहीं की, एक प्रॉपर्टी डीलर के रूप में काम किया। यदि उप मुख्यमंत्री अपने छोटे भाई को उसके परिवार में भेज करके और ये कहे कि हम देवीलाल जी के परिवार से हैं, हम किसान के साथ हैं, तो न्याय तो नहीं मिला। न्याय तो तब मिले जब दुष्यंत अभी उसी थाने में जाए और उस किसान को ले जाकर के कहे कि इसके खिलाफ जो हुआ है उसमें उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अन्यथा एक राजनीति है, सभी पार्टियां करती है, JJP भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, सभी करेंगी, लेकिन पूरा विपक्ष उस किसान को न्याय दिलवाने की बजाय अपनी राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है उसको आगे बढ़ाना चाहता है। और किसानों पे जो लाठीचार्ज हुआ उसमें कहते हैं कि मुकदमे रद्द करें। अरे मुकदमे तो रद्द हो, क्योंकि किसानों ने कहीं किसी पर लठ नहीं बरसाया, कोई वीडियो निकाल लो, लेकिन जिन पर लाठीचार्ज हुआ उन पर तो मुकदमा पुलिस पे बनता है, प्रशासन पे बनता है। तो न मेरा भाई भूपेंद्र हुड्डा ये बात कर रहा है, न उप मुख्यमंत्री हमारा भतीजा दुष्यंत चौटाला ये बात कर रहा है। तो दोनों, मुझे तो लगता है कि एक भाजपा सरकार में सहयोगी है गठबंधन में, और दूसरा नरेंद्र मोदी से अपनी दोस्ती निभा रहा है, और जनता में दोनों अनाप शनाप बहकाने की बात कर रहे हैं। और किसान बेचारा वो बेतासा, वो न्याय की तरफ देख रहा है, कोई न्याय दिलवाए। हिंदुस्तान में मीडिया चौथा स्तंभ है और अपने इस कार्य को कुछ को छोड़कर बखूबी निभा रहा है, जिसके कारण आए दिन घोटाले उजागर हो रहे हैं। आम आदमी की आवाज फिर भी देर सही, कम सही, धीमी सही पहुंचती है, उठाई जाती है। समाचारकारी आज उसी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभा रहा है। किसान आंदोलन से लेकर आज तक हर पल पल किसान की आवाज, सच्ची आवाज उन कानों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहा है जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, जो न्याय करेंगे, जिनके हाथ में न्याय है। रमेश दलाल जी आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार, आप सबका भी स्वागत है। पूरे देश के किसानों को मेरा नमस्कार। किसानों की लंबी एक दर्द की गाथा है, उस पर ना जाकर अभी जो तुरंत का जो मुद्दा है, पीपली में जो हुआ किसानों के साथ, इस पर आप क्या कहेंगे? पीपली में जो सरकार ने और पुलिस ने बल प्रयोग करके लाठीचार्ज किया है, ये हरियाणा नहीं पूरे देश के किसानों की पगड़ी पर हमला है। क्योंकि अंग्रेजों के समय भी यही हमारा विरोध रहता था कि पुलिस का, सरकार का अत्याचार और दमनकारी तरीके से आंदोलन को दबाना, और आज़ादी के बाद भी आज वही देखने को मिले तो आज की युवा पीढ़ी को भी दर्द होता है। और पीपली उसके बाद एक नया उदाहरण है जहां पर आपने देखा किस प्रकार नियत थे, बुजुर्ग किसानों पर भी अत्याचार हुआ, लाठी से पिटाई की गई, पैर तोड़े गए। तो मेरा मानना है कि पीपली में किसानों की सम्मान पर, किसानों के देश के किसानों की पगड़ी पर हमला किया गया है। अब आप किसान नेता हैं, इस भारत देश के एक अच्छे जागरूक वोटर भी हैं। किसानों का ये जो प्रदर्शन है क्यों हुआ, क्या डिमांड थी किसानों की, कौन सी डिमांड पूरी नहीं की गई, किस लिए हुआ प्रदर्शन? देखिए, पिछले दिनों केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लेकर के आई। अब 3 अध्यादेश से हरियाणा और पंजाब में कुछ शंकाएं पैदा हुई। शंकाएं जब पैदा होती है तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उस शंकाओं का समाधान करे और अच्छे सुझाव लेकर के उसमें संशोधन किया जाता। और यदि जनता की यही मांग हो कि नहीं, तीनों अध्यादेश को रद्द होना चाहिए, तो रद्द भी किया जाता। तो संक्षेप में मैं आपको बताऊं तो इन 3 अध्यादेश पे जो सरकार को संवेदनशीलता
दिखानी चाहिए थी, वार्तालाप करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। और इसके मामले में केंद्र सरकार और यहाँ तो हरियाणा सरकार भी भाजपा की है और किसानों के बीच में इतना दूरी बढ़ गई कि भरोसा टूट गया। और जब किसान इकट्ठे हुए तो उस दिन भी उनसे वार्ता करने की बजाय, सुझाव लेने की बजाय उन पे जो लाठीचार्ज किया गया उससे पूर्ण रूप से भरोसा टूट गया। और अब उसमें अच्छा है बुरा है, किसान उस पर विचार न करके आज सिर्फ अपने सम्मान के लिए भी लड़ रहा है। ये है ब्रीफ में इसका। किसान अपने सम्मान के साथ साथ अब किस मुद्दे पर लड़ाई जो लंबी चलेगी या नहीं चलेगी, उस पर आपका क्या कहना है? ये जो तीनों के तीनों जो अध्यादेश हैं, इन अध्यादेश के मामले में हम पूर्ण रूप से कह दें कि सारी बातें इसमें गलत है, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं एक सामाजिक पंचायती सरोकार से भी जुड़ा रहा हूं, जिस प्रकार से कल बादल साहब के परिवार की पार्टी ने भी समर्थन लिया है, और यदि यही माहौल बनता है कि इनको तीनों को निरस्त किया जाए तो उसमें जो अच्छाई भी थी तो हम निरस्त करने के मामले में जनता का साथ देंगे, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को नहीं देखेंगे। सारे के सारे विधेयक वापस लेने हैं, मान सम्मान किसानों का वापस कराना है। अब बात करते हैं राजनीति की। बादल परिवार से जो पिछले काफी वर्षों से भाजपा से जुड़ा हुआ था और किसानों के इस मुद्दे को लेकर जो इस्तीफा दिया है, अब हरियाणा में भी ये सुगबुगाहट है कि भाजपा के साथ जेजेपी जो किसानों का मसीहा अपने आप को बताते हैं, क्या उनको भी इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, आज के दिन सम्मान की लड़ाई अधिक बन गई है और जहां किसानों को सम्मान को ठेस पहुंच गई है, और यदि किसान के नाम पे जेजेपी, मेरे भाई अजय चौटाला जी या हमारा भतीजा दुष्यंत चौटाला राजनीति करना चाहता है तो उसको तुरंत अकाली दल की तरह भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ करके और जनता के बीच में आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। यदि नहीं हुए तो दिन प्रतिदिन जेजेपी और दुष्यंत चौटाला से हरियाणा की जनता दूरी पकड़ती चली जाएगी। जेजेपी का शासन भी है, दोनों मिलकर सरकार चलाते हैं। एक तरफ सरकार में है, दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि ये लाठी किसान पे नहीं देवीलाल परिवार पर लगी है। इस दोनों नीति पर आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय हमारे ताऊ देवीलाल जी हमेशा किसानों के लिए संघर्ष किया, और सर छोटू राम चौधरी चरण सिंह जी के बाद ताऊ देवीलाल का किसानों के दिल में एक हरियाणा में नहीं पूरे देश में एक सम्मान है। इसलिए किसी किसान पर जब लठ पड़ता है और सरकार दमनकारी नीति अपनाती है तो कहीं न कहीं ताऊ देवीलाल के सम्मान पर ठेस पहुंचती है। ये हरियाणा में एक आम जन में एक विचार ताऊ देवीलाल के बारे में जनमानस से किसान से जुड़ा हुआ है। क्या इस डबल पॉलिसी से सरकार में भी जेजेपी है? किसान के घर जाकर बोलते हैं कि ये लाठी किसान पर नहीं देवीलाल परिवार पर है। देखिए, अभी मैं एक छोटा सा इसमें राजस्थान का उदाहरण दूंगा। अभी मेरा वहां पर 1092 गांव में आंदोलन चल रहा है और 5 किसानों पर नापासर थाना बीकानेर में मुकदमे एसएचओ ने बना दिए, और मैंने वहां भी आंदोलन चलाया और एसएचओ पे 6 धारा में केस बना उसी के थाने में, और उसके बाद में तहसीलदार कानून को पटवारी एनएचआई के ठेकेदार पे बना। इसलिए जिस किसान से मिलने दिग्विजय गया और हरियाणा का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उससे वार्ता कर रहा था, उस किसान के पैर में फ्रैक्चर है, उसको चोट लगी है, और कानून ये कहता है कि उस किसान को न्याय देना है तो पुलिस के ऊपर और वहां पर जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट था उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसलिए मुकदमा दर्ज करवाने की बजाय यदि उप मुख्यमंत्री अपने छोटे भाई को उसके परिवार में भेज करके और ये कहे कि हम देवीलाल जी के परिवार से हैं, हम किसान के साथ हैं, तो न्याय तो नहीं मिला। न्याय तो तब मिले जब दुष्यंत अभी उसी थाने में जाए
और उस किसान को ले जाकर के कहे कि इसके खिलाफ जो हुआ है उसमें उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अन्यथा एक राजनीति है, सभी पार्टियां करती है, जेजेपी भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, सभी करेंगी, लेकिन पूरा विपक्ष उस किसान को न्याय दिलवाने की बजाय अपनी राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है उसको आगे बढ़ाना चाहता है। और किसानों पे जो लाठीचार्ज हुआ उसमें कहते हैं कि मुकदमे रद्द करें। अरे मुकदमे तो रद्द हो, क्योंकि किसानों ने कहीं किसी पर लठ नहीं बरसाया, कोई वीडियो निकाल लो, लेकिन जिन पर लाठीचार्ज हुआ उन पर तो मुकदमा पुलिस पे बनता है, प्रशासन पे बनता है। तो न मेरा भाई भूपेंद्र हुड्डा ये बात कर रहा है, न उप मुख्यमंत्री हमारा भतीजा दुष्यंत चौटाला ये बात कर रहा है। तो दोनों मुझे तो लगता है कि एक भाजपा सरकार में सहयोगी है गठबंधन में, और दूसरा नरेंद्र मोदी से अपनी दोस्ती निभा रहा है, और जनता में दोनों अनाप शनाप बहकाने की बात कर रहे हैं। और किसान बेचारा वो बेतासा वो न्याय की तरफ देख रहा है, कोई न्याय दिलवाए। आपका कहना है यह सिर्फ राजनीति है और राजनीति के अलावा और कुछ नहीं। तो साहब आपने कहा ये एक राजनीति है, क्या देश आजादी से लेकर आज तक कोई ऐसी पार्टी आई है, आप किसान नेता हैं, आप सच बोलते हैं, आपका ये प्रसिद्ध है कि आप सच बोलते हैं, क्या कोई ऐसी पार्टी आपकी नजर में है जो वाकई में किसान हित के लिए काम किया हो? देखिए, यदि हम आजादी से पहले जाएं तो और बाद में आए तो बाद में एक बात को आप समझे, कई प्रधानमंत्रियों ने किसानों के लिए काम किया है। आलोचना तो कोई भी कर देगा, लेकिन हरित क्रांति जो पहले हमारी पैदावार कम होती थी और आज हमारे पास इतना अन्न पैदा होता है कि हमारा सड़ता है, तो इसका मतलब हमारे प्रधानमंत्रियों ने कहीं ना कहीं किसानों को उठाने का काम किया। लेकिन पिछले कुछ सालों से विशेष तौर से जो हमारी 10 साल का कांग्रेस की सरकार 2004 से लेके 2014 और 2014 से 6 वर्ष, ये जो 16 साल है, ये किसान पर बड़ा हमला है। उससे पहले आपने देखा देवगौड़ा जी थोड़े समय के लिए आए, जो खाद सस्ता हुआ, सबसे थोड़े समय के लिए गठबंधन का प्रधानमंत्री देवगौड़ा था, उसने भी काम किया। एक बार जब वीपी सिंह आए उसने काम नहीं किया, लेकिन 4 महीने चंद्रशेखर भी आए तो उसने किसानों के लिए काम किया। राजीव गांधी जी ने भी किया, इंदिरा गांधी जी ने भी किया, और आपने देखा होगा लाल बहादुर शास्त्री को तो हमने किसान उसको हमारा नेता मानने लगे थे कि वो किसान का नेता है। इसलिए सबने आप अपने समय पर किसान के लिए काम किया है। लेकिन जो 16 साल है और विशेष तौर पे 10 साल वो और आज के 6 साल सिर्फ जुमले हैं, सिर्फ जुमले हैं। 10 साल कांग्रेस सरकार और 6 साल भाजपा सरकार। हरियाणा में केंद्र में, हरियाणा में, केंद्र भी और हरियाणा भी, आप हरियाणा के भी आंकड़े दे दूंगा। पिछले 16 साल से जो किसानों के साथ जाती हुई है, अत्याचार हुए हैं, दलाल साहब का कहना है वो हमारे इतिहास में पिछले 10 साल की विशेष घटना, जिसमें आप मानते हैं कि किसानों पे ये जो भी अत्याचार हुआ है, उनका कम शब्दों में वर्णन हमारे यहीं से लेते हैं, जहां पर हम बैठे हैं, बादली में SEZ शुरू किया। एक व्यापारी को सस्ते भाव में योजना बना करके जमीन दे दी, रिहेबिलिटेशन की योजना बनाई नहीं, और रिहेबिलिटेशन के बिना पूरे जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को पढ़ लो, जो वर्ल्ड बैंक भी बार बार यूएनओ भी कहता है कि रिहेबिलिटेशन के बिना, जिसको पुनर्वास हिंदी में कहते हैं, किसानों को नहीं उजाड़ना चाहिए। लेकिन मेरे भाई भूपेंद्र हुड्डा जी ने सबसे पहले बादली में उजाड़ा। आज उस पर जमीन के कई घोटाले के केस चल रहे हैं, लेकिन उसने किसानों की सेवा नहीं की, एक प्रॉपर्टी डीलर के रूप में काम किया। और चाहे वो भले ही कहता है कि मेरे समय में धान ज्यादा बिका, एक समय में कोई पैदावार कम होगी और वो बाहर ज्यादा बिक रही है तो मार्केट दर से ज्यादा बिक जाएगी, लेकिन सरकार ने ज्यादा रेट में नहीं खरीदा, वो व्यापारियों ने खरीदा। इसलिए आज यदि कोई कम पैदावार होगी, मान लो एक समय के लिए प्याज खराब हो जाए फसल और प्याज कम पैदा हो, तो उसका रेट किसान को अच्छा मिल जाएगा। तो इसलिए कोई ये कहे कि मैंने ज्यादा भाव में खरीदा
तो भाई एमएसपी के माध्यम से तो नहीं खरीदा, एमएसपी कम थी, सरकार ने तो कम में खरीदा। अब व्यापारियों ने हमारा धान खरीद लिया तो उसमें मेरे भाई भूपेंद्र हुड्डा का कोई योगदान नहीं। इसलिए कोई भी एक आंकड़ा कांग्रेस के नेताओं को मेरी चुनौती है, वो किसान हित में बता दे कि उन्होंने ये अच्छा काम किया। क्योंकि जो कर्ज माफी की योजना जो उन्होंने मनमोहन सिंह जी ने चलाई, उसका भी असर जाकर के ये हुआ कि आप एक छोटे वर्ग का कर्ज माफ करके और एमएसपी को नहीं बढ़ाया, लागत ज्यादा आ गई और लागत मूल्य के आधार पे आपने भाव नहीं दिया और उसके बाद किसान मर गया। और मोदी जी ने क्या किया, उनको 2-2 हजार रुपए खाते में डाल के उनको भिखारी बनाने का काम किया। आज मैं किसान हूं, मेरी यहां से जाके मेरे खेत में देखो 20 एकड़ में से मेरे 2.5 एकड़ धान बिल्कुल खराब हो गया इसी सीजन में, और 18 एकड़ जाकर के आप मेरा बाजरा देख लो जो पानी में बुरी तरह से तबाह हो गया। जब रमेश दलाल जो किसानों का नेता है उसकी फसल नहीं बची और वो तो फिर भी वकालत के नाते दूसरे काम धंधे हैं, तो जो आदमी 2 एकड़ का 1 एकड़ का आधा एकड़ का है और उसकी फसल खराब हो गई और ये कहते बीमा देगा, तो कैसे उसका पेट भरेगा। इसलिए कांग्रेस के उस 10 साल में और 6 साल में किसान आत्महत्याएं कर रहा है और आत्महत्याएं बढ़ी है और एक दूसरे से मिले हुए हैं, और जो लड़ाई लड़नी चाहिए किसान के लिए वो कोई सा भी नहीं लड़ रहे। किसान के विकास की बात करते हैं, किसान का विकास पिछले 16 साल में दोनों पार्टियों में किसी ने भी नहीं किया। किसान को उजाड़ दिया गया, बिना उसके उत्थान के, बिना अवस्था के उसकी जमीन रिलायंस को, एक व्यापारी को दे दी गई। दलाल साहब, ये जमीन तो जबरदस्ती तो नहीं गई थी, लोगों ने खुद जाके दी है। आपने बहुत एक अच्छा सवाल पूछा। मैं कानून के माध्यम से, मेरे भाई भूपेंद्र हुड्डा जी भी वकील है, एक कहते हैं अनडू इन्फ्लुएंस, कानून में शब्द है। अनडू इन्फ्लुएंस का मतलब यह है कि जब यहां पर SEZ बनाया गया तो उसने कहा सरकारी रेट तो ये है और 1 लाख रुपए ज्यादा तय करवाया रिलायंस से, ताकि अनडू इन्फ्लुएंस आए, सरकार सस्ते में लेगी नहीं तो इधर बेच करके चले जाओ, जो गैर कानूनी काम था। तो मेरे भाई भूपेंद्र हुड्डा ने उस समय कहना चाहिए था कि इनको ज्यादा रेट दो। अनडू इन्फ्लुएंस क्यों किया गया जो गैर कानूनी है कि 1 लाख रुपए ज्यादा हमारे से लो और रजिस्ट्री करवाओ, नहीं तो सरकार का डंडा दिखाया गया कि हम सस्ते में जमीन का अधिग्रहण करेंगे। मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं, मार्केट दर वो मिली नहीं। कभी भी कलेक्टर रेट मार्केट दर नहीं होता। मार्केट दर का मतलब होता है कि इतने साल तक उस खेती में कितनी पीढ़ियां काम करेगी, उसका पुनर्वास भी करना है, उसके हिसाब से बाजार का रेट तय किया जाता है। जो आज मैं किसानों के लिए पूरे देश में लड़ रहा हूं वो भी तय किया नहीं। दूसरा, क्या इन्वायरमेंट की असेसमेंट ली, सोशल इंपैक्ट जो कानून में है SIA, क्या उसका अध्ययन किया गया? उस अध्ययन में यह आता है कि कितने आदमी बेरोजगार होंगे और कितना प्रदूषण फैलेगा और कितना, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठाओ वो कहते हैं जहां जमीन अधिग्रहण का काम होता है, जहां पर आदमी की खेती नहीं रहेंगे, वहां सेक्सुअल डिजीज और सेक्सुअल हरासमेंट के केस भी बढ़ते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरी दुनिया के आंकड़े बता रहे हैं। तो इसके लिए जो सोशल असेसमेंट करनी चाहिए थी वो नहीं की गई, इन्वायरमेंट की नहीं की गई और SEZ उसको बना करके दे दिया गया और ऐसी योजना बनाई कि लोग डर के मारे अपने आप जाकर के रजिस्ट्री करवा दें। और रिलायंस गैस के कि हमने जबरदस्ती नहीं खरीदी, हमने तो लोगों ने आकर के जमीन दी, इसलिए वो जबरदस्ती जमीन है। ये जमीन तो जबरदस्ती तो नहीं गई थी, लोगों ने खुद जाके दी है। आपने बहुत एक अच्छा सवाल पूछा। मैं कानून के माध्यम से, मेरे भाई भूपेंद्र हुड्डा जी भी वकील है, एक कहते हैं अनडू इन्फ्लुएंस, कानून में शब्द है। अनडू इन्फ्लुएंस का मतलब यह है कि जब यहां पर SEZ बनाया गया तो उसने कहा सरकारी रेट तो ये है और 1 लाख रुपए ज्यादा तय करवाया रिलायंस से, ताकि अनडू इन्फ्लुएंस आए, सरकार सस्ते में लेगी नहीं तो इधर बेच करके चले जाओ, जो गैर कानूनी काम था। तो मेरे भाई भूपेंद्र हुड्डा ने उस समय कहना चाहिए था कि इनको ज्यादा रेट दो। अनडू इन्फ्लुएंस क्यों किया गया जो गैर कानूनी है कि 1 लाख रुपए ज्यादा हमारे से लो और रजिस्ट्री करवाओ, नहीं तो सरकार का डंडा दिखाया गया कि हम सस्ते में जमीन का अधिग्रहण करेंगे। मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं, मार्केट दर वो मिली नहीं। कभी भी कलेक्टर रेट मार्केट दर नहीं होता। मार्केट दर का मतलब होता है कि इतने साल तक उस खेती में कितनी पीढ़ियां
काम करेगी, उसका पुनर्वास भी करना है, उसके हिसाब से बाजार का रेट तय किया जाता है। जो आज मैं किसानों के लिए पूरे देश में लड़ रहा हूं वो भी तय किया नहीं। दूसरा, क्या इन्वायरमेंट की असेसमेंट ली, सोशल इंपैक्ट जो कानून में है SIA, क्या उसका अध्ययन किया गया? उस अध्ययन में यह आता है कि कितने आदमी बेरोजगार होंगे और कितना प्रदूषण फैलेगा और कितना, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठाओ वो कहते हैं जहां जमीन अधिग्रहण का काम होता है, जहां पर आदमी की खेती नहीं रहेंगे, वहां सेक्सुअल डिजीज और सेक्सुअल हरासमेंट के केस भी बढ़ते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरी दुनिया के आंकड़े बता रहे हैं। तो इसके लिए जो सोशल असेसमेंट करनी चाहिए थी वो नहीं की गई, इन्वायरमेंट की नहीं की गई और SEZ उसको बना करके दे दिया गया और ऐसी योजना बनाई कि लोग डर के मारे अपने आप जाकर के रजिस्ट्री करवा दें। और रिलायंस गैस के कि हमने जबरदस्ती नहीं खरीदी, हमने तो लोगों ने आकर के जमीन दी, इसलिए वो जबरदस्ती जमीन है। ऐसा गया एक पॉलिसी के तहत उनको डराकर रिलायंस से साठगांठ करके कांग्रेस सरकार में किसानों की जमीन छीनी गई। आपका ये कहना है? जी। अब आपने कहा 2-2 हजार रुपए किसानों के खाते में देकर मोदी जी ने किसानों को भिखारी बना दिया। इस पर भी मेरा एक सवाल है। अब बात चल रही है किसान आत्महत्या कर रहे हैं, खाने के लिए अन्न नहीं है, किसी समस्या का कोई तो समाधान होता है। 2-2 हजार रुपए देकर भाजपा ने शायद यह प्रयास किया है कि कोई किसान भूखा तो ना मरे। इसमें मिस्टेक कहां रह गई? देखिए, 2000 रुपए से उसका चूल्हा जलने वाला नहीं है, वो किसान का अपमान है। पहली बात तो देश में हर साल कई हजार हमारे किसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन आपने कम से कम इस प्रोग्राम के माध्यम से किसान की बात उठाई, नहीं तो पूरे देश के मीडिया में एक फिल्म स्टार की आत्महत्या उसको पिछले 2 महीने से दिखाया जा रहा है और किसान की आत्महत्या पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद फिर एक एक्ट्रेस की एंट्री होती है और वो अनाप शनाप बकती उसको दिखाया जाता है। और अभी आप देखना, किसान आत्महत्या हो रही है, उजड़ रहा है, कर्जवान हो गया है। अभी थोड़े दिन में अनुष्का की डिलीवरी आने वाली है, उसको भी मीडिया दिखाएगा। और मीडिया के पास सिवाय इन बातों के दिखाने के, अपनी TRP बढ़ाने के, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के चेहरों को दिखाने के लिए समाचार क्यारी की तरह किसान की आवाज बन करके काम नहीं कर रहे। आज मीडिया में पहली बार देश का भरोसा नहीं है। हर आदमी कहने लगा कि मीडिया तो मोदी की गोद में बैठा है और मीडिया तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी देखना, एक थोड़ा सा एक मजाक क्या चलेगा टीवी में, वो देश के किसान और जनता और मीडिया के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, समझ लें। एक एंकर कहेगा कि अनुष्का विराट कोहली से जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का होगा। दूसरा कहेगा नहीं, मैंने मालूम किया है कहीं न कहीं लड़की पैदा होगी। फिर तीसरा कहेगा अरे लड़की पैदा होगी और उसने कभी सानिया मिर्जा की तरह खिलाड़ी बनके और दूसरे देश पाकिस्तान में शादी कर ली तो क्या होगा। और दूसरा आदमी कहेगा इससे तो देश खतरे में पड़ेगा, इससे तो हिंदुत्व खतरे में पड़ेगा। और उस बात को बढ़ाते बढ़ाते और वो उसको पता नहीं कहां ले जा करके छोड़ेंगे और वो डिलीवरी होगी। तो दलाल साहब, जिस तरह से तमाम जो राजनीतिक दल हैं, मैं सत्ताधारी दल की बात करूं या विपक्ष की बात करूं, किसानों की उनसे उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। बकौल आपने भी यह अनुभव किया है कि ना तो सत्ता पक्ष से किसानों को उम्मीदें हैं, ना विपक्ष से किसानों को उम्मीदें हैं। और कुछ दिनों से जब से ये घटना हुई है, किसान संगठनों में भी आपसी फूट देखने को मिली है। दिल्ली की घटना है, हरियाणा भवन में किसान संगठनों की जो आपसी तकरार हुई थी। इस देश में जो प्रमुख किसान संगठन है वो एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का कार्य कर रहे हैं। तो किसानों की ये जो उम्मीद है, बची खुची उम्मीद है, मैं आपसे जानना चाहता हूं किस तरह से पूरी होगी और कैसे यह जो आंदोलन है अपने अंजाम तक पहुंचेगा। देखिए, आपने 3 मुद्दे उठाए कि इन दोनों पार्टियों से नहीं, पूरी संसद से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। और इस बात को मैं स्वीकार करता हूं और तर्क देता हूं कि 2009 में बिल, प्राइवेट बिल संसद में प्रस्तुत हुआ जो किसानों के बारे में है कि जो खाद है और नकली दवाइयां हैं उनका घोटाला साल में लगभग 25-30 हजार करोड़ का है, जो किसानों की जेब पे डाका डाला जाता है। उसके विरुद्ध आज तक वो बिल संसद में लटका हुआ है,
कांग्रेस जा चुकी, 6 साल बीजेपी की जा चुकी, और कोई भी किसान के उस बिल पर चर्चा नहीं करेगा। इसलिए सभी राजनीतिक दल किसान हितैषी नहीं है, वोट लेने के लिए ड्रामा करते हैं। दूसरा जो आपका जो सवाल था कि किसान संगठनों में एकता नहीं है, ये मैं भी महसूस करता हूं। हमारे जितने भी संगठन बने हुए, और मैं कहूं कि उनमें से कुछ तो फोटो गैंग है। फोटो गैंग का मतलब होता है 5 आदमी फोटो खिंचवाएंगे और आवाज उठाएंगे, और उनको यदि पूछ लिया जाए कि इतने साल के इतिहास में आपने कौन सी मांग पूरी करवाई, तो उनके खाते में एक भी मांग पूरी नहीं है। आज आपने मुझे स्टूडियो पे बुलाया, भाई साहब ने कहा पिछले 25 साल से मैं सक्रिय हूं। मैं आपको बता दूं, आज मुझे संघर्ष करते हुए 43 साल हो गए, और 43 साल में 43 आंदोलन जीत लिए, और शायद अगले 2 महीने में जो 6-7 आंदोलन मेरे चल रहे हैं, ये हाफ सेंचुरी पे पहुंच जाएंगे। और एक भी आंदोलन में हार नहीं हुई, एक खून की बूंद नहीं गिरी, एक किसी किसान पर लाठी नहीं पड़ी, और सारे के सारे आंदोलन जीते। और लास्ट के अपने यहां का बता दे, 2019 के चुनाव में ये जब सारे राजनीतिक दल लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, हरियाणा का 20,000 फसल जल करके राख हो गई, और मैंने मांडोटी के दलाल भवन से आंदोलन किया, और 12 मई का लोकसभा का चुनाव था अपने हरियाणा का, जहां पर लोग बटे हुए थे, किसान के नाम पर नहीं बटे, मजदूर के नाम पर नहीं, जात के नाम पर, जाट और गैर जाट। लेकिन उस समय मैंने सबको जोड़ करके एक आंदोलन चलाया, और 9 तारीख की रात को सरकार के दफ्तर खुलते हैं, जो कहते थे चुनाव आचार संहिता नहीं हो सकता, और जो कानून देश में नहीं था, कभी जले हुए का नहीं मिला, और 12,000 रुपए प्रति एकड़ हरियाणा में रात को खातों में पैसे ट्रांसफर हुए। ये होते हैं आंदोलन। आपने देखा छारा का एक गांव का करीब 50 करोड़ से ज्यादा मुआवजा बढ़वाया, पूरे दादरी जिले का, पूरे जींद जिले का। आज पूरे राजस्थान और गुजरात की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, और जहां पर अधिकारियों पर मुकदमे भी दर्ज हो गए। और इसी प्रकार से कई रजभाई का, ये बापड़ोदा गांव अपने यहीं पर है। मैं 1995 की आपसे बात करूं तो सरकार के खिलाफ आंदोलन करके उनका रजबाया मंजूर करवाया था। अभी नरवाना जो रिजर्व क्षेत्र है, जहां से माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रह चुके, रणदीप सुरजेवाला जी रह चुका जो मुख्यमंत्री का दावेदार है, उनके पिताजी रह चुके, उनका एक रजबाया मंजूर हुए करीब 30 साल से ज्यादा हो गए, और पानी नहीं छोड़ते, और उनसे सरकार वार्ता भी नहीं कर रहे थे। एक आईबी के अधिकारी ने वहां के लोगों को कहा तुम रमेश दलाल को बुला लो, कम से कम सरकार अगले दिन आपको पूछने आ जाएगी, और उनसे समझौता हुआ और कुछ पानी छोड़ा गया, क्योंकि वह एरिया रिजर्व था। तो रिजर्व एरिया में जितने भी रिजर्व क्षेत्र विधानसभा, वहां तो किसानों को पूछने नहीं जाता। आपने देखा जो कलानौर हल्का मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के समय जमीन अधिग्रहण पे एक सरपंच खेड़ी साथ का मनोज, उसकी धरने पे बैठे हुए किसान धरने पे हत्या हो जाती है, और उसके बाद कोई राजनीतिक पार्टी उसकी लाइन लड़ते, और वो 14 गांव आकर के और मांडोटी से रमेश दलाल को लेकर के जाते हैं। वो 20 दिन जेल भरो आंदोलन चलाता है, जिसमें इस बादली गांव ने भी जाकर के अपनी गिरफ्तारी दी, और उसके बाद उन भाइयों की प्रतिमा रोड के ऊपर लगती है या उनको न्याय मिलता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? इसलिए जितने भी जो संगठन है, मैं एक उनसे प्रार्थना करूंगा, आप अपना काम करते रहो, कम से कम एक दूसरे के खिलाफ बोलना बंद करो। आज तक मैंने किसी संगठन की, किसी नेता की बुराई नहीं की है। जितने भी किसान संगठन है, यदि वो एक ही प्रतिज्ञा कर लें कि हम एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, तो भी सरकार उनके दबाव में आ जाएगी। लेकिन आजकल संगठन तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टियों के दबाव में नेताओं की जेब से चलते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि सभी संगठनों को एक दूसरे के खिलाफ बोलना बंद करना चाहिए। उस पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक मुश्त किसानों का कर्जा माफ हो, और भविष्य के लिए लागत मूल्य के आधार पर दुगना उसकी कीमत जोड़ करके भाव तय किया जाए, और गरीब को देने के लिए जो इन्होंने अपना एक सप्लाई सिस्टम है, जो सोशल इनका अपना एक प्रोविजन है, उसके माध्यम से गरीबों को साल में इकट्ठा अनाज दे दिया जाए, क्योंकि हमारे पास भंडार नहीं है। तो खर्चा कम होगा, गरीब को सस्ते रेट में मिले, किसान को उचित भाव मिले, और वो किसान बचेगा। यदि आप उसको 2-2 हजार रुपए खाते में डालेंगे, तो हरियाणा में पहले हमारी बुजुर्ग औरत उलास लेती थी, उलास याद है ना, जो नाक में लेते थे, तो ये उलास दी जा रही है, और उलास
फेफड़े खराब करेगी, हुलास आपका विकास किसान का नहीं करेगी। 2000 सरासर अपमान है।